दर्शकों, इलेक्शन सीजन इंडिया में सिर्फ रैलीज और स्लोगन्स पीक पर नहीं होते, कोर्ट्स भी एक्सप्लोसिव बन जाते हैं। पॉलिटिकल स्पीचेस का तापमान जब हाई होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन भी सडनली स्पाइक करने लगता है। और इसी चार्ज्ड बैकड्रॉप में एक और कोर्टरूम ड्रामा अनफोल्ड हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिटीशंस एंटरटेन करने से मना कर दिया, जो असम चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्वा शर्मा के एलिज्ड हेट स्पीचेस और कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के खिलाफ फाइल की गई थी। लेकिन ये सिर्फ सिंपल डिसमिसल नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशनल मैसेज था, एक जुडिशियल वार्निंग और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर। साथ ही केस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट्स की पावर को लेकर भी एक टफ स्टैंड सीजे सूर्यकांत का भी सुनाई पड़ा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि रिलीजियस बॉडी जमीयत उलेमा हिंद भी सिमिलर कंसर्न्स को रेज कर चुकी हैं और एक सेपरेट पिटीशन फॉर ब्रॉडर गाइडलाइंस के लिए डिमांड कर रही है ऑन डिवाइसिव रिमार्क्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को रेगुलेट करने के लिए। ये मामला क्लियरली एक मल्टी फ्रंट लीगल बैटल बन चुका है। कोर्टरूम के बाहर पॉलिटिकल तापमान भी एस्केलेट हो गया जब सुष्मिता देव ने चीफ मिनिस्टर शर्मा पर शार्प अटैक किया। उनका एलिगेशन डायरेक्ट था, कम्युनल प्रोवोकेशन इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल पीस को जेओपर्डाइज करता है और टाइमिंग पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव है क्योंकि ये रिमार्क्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के असम विजिट के इमीडिएटली बाद आए, जहां 5,500 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट्स तो दूसरी तरफ हेट स्पीच कंट्रोवर्सी। नाउ कमिंग बैक टू द केस, तो व्यूअर्स, बेंच में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची एंड जस्टिस विपुल पंचोली। पिटिशनर्स आर्टिकल 32 के अंडर आए थे, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नॉक करने का पावर दिया गया है जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हों। डिमांड क्या थी? एफआईआर रजिस्ट्रेशन, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन और चीफ मिनिस्टर के एलिस स्पीचेस पर इमीडिएट जुडिशियल इंटरवेंशन। लेकिन हियरिंग की शुरुआत ही एक एक्सप्लोसिव रिमार्क से हुई जो इंस्टेंटली हेडलाइंस बन गया। Wherever the elections come, this court becomes a political battleground। कोर्टरूम का मूड वहीं सेट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर स्टांस लिया कि पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट जाए। बेंच का रीजनिंग प्रोसीजरल भी था और फिलोसफिकल भी। कोर्ट का मानना था कि ये इश्यूज जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को फर्स्ट रिजॉर्ट बना देना एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड बन चुका है। ऑर्डर का एसेंस सिंपल था कि हाई कोर्ट ही प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है। बेंच ने असम हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से एक्सपीडियस हियरिंग का रिक्वेस्ट भी किया, यानी अर्जेंसी को इग्नोर भी नहीं किया गया, बस वेन्यू को शिफ्ट किया गया। लेकिन सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जब मेंटेनेबिलिटी पर एग्रेसिव पुश किया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस का मैटर नहीं है, ये ओथ ऑफ ऑफिस का वायलेशन भी है। ये आर्टिकल्स 14, 15, 21 का डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है। और एसआईटी डिमांड का लॉजिक भी क्लियर किया कि स्टेट मशीनरी एलिजिडली न्यूट्रल नहीं हो सकती जब एक्यूज्ड खुद चीफ मिनिस्टर हो। एडवोकेट सिंघवी का कोर पिच ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक थ्रेटन हो तो आर्टिकल 32 इन्वोक करना बिल्कुल जस्टिफाइड है। उन्होंने रिपीटेडली इंसिस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी डायरेक्टली इंटरवीन किया है, लेकिन बेंच का रिस्पॉन्स इक्वली शार्प था। सीजे सूर्यकांत ने एक लाइन में पूरा जुडिशियल डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस कर दिया, दैट डोंट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट्स। दर्शकों, ये सिर्फ एक लीगल ऑब्जेक्शन नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशनल डिफेंस था। बेंच विजिबली कंसर्न था एक लार्जर सिस्टमैटिक पैटर्न से कि हर पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर का इंस्टिंक्टिव डेस्टिनेशन सुप्रीम कोर्ट क्यों होता है, हाई कोर्ट्स का रोल सेकेंडरी क्यों ट्रीट हो रहा है। कोर्ट ने ब्लंटली ऑब्जर्व किया कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट फाइलिंग्स का ट्रेंड हाई कोर्ट्स को डीमोरलाइज करता है। जुडिशियल हायरार्की ऑर्नामेंटल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का कोर पार्ट है। और जब सिंघवी ने रिक्वेस्ट किया कि पिटिशनर्स को असम के अलावा किसी और हाई कोर्ट अप्रोच करने दिया जाए तो बेंच का रिएक्शन इमीडिएट और टफ था। सीजेआई ने इस सबमिशन को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जुरिसडिक्शन शॉपिंग का सिग्नल कोर्ट्स टॉलरेट नहीं करेगा। डिस्कशन ग्रेजुअली आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 226 डिबेट पर शिफ्ट हो गया, एक फैसिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश। एडवोकेट सिंघवी ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 32 पर कोई मैंडेटरी बार नहीं है, हाई कोर्ट जा सकते हैं पर सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं, पर बेंच ने काउंटर नैरेटिव दिया। सीजे सूर्यकांत के रिमार्क्स लीगली लोडेड थे। हाई कोर्ट्स का आर्टिकल 226 पावर वाइडर है और थैंकफुली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की वजह से अनटच्ड है। ये एक सटल रिमाइंडर भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बीच रिस्पेक्ट का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। बेंच का फ्रस्ट्रेशन एक और कैंडिड रिमार्क पे सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने अरियर्स का माउंटेन ऑलरेडी है। अगर पूरी कंट्री की पॉलिटिकली चार्ज लिटिगेशन डायरेक्टली दिल्ली लैंड करे तो सिस्टम प्रैक्टिकली अनमैनेजेबल हो जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का अंडरलाइंग मैसेज क्लियर था, दैट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट मेंट टू रिप्लेस हाई कोर्ट्स। दर्शकों, इन पिटिशंस का बैकग्राउंड भी इक्वली ड्रामेटिक था। 3 प्राइमरी पिटिशंस, 2 फाइल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड लीडर एनी राजा एंड 1 बाय Assamese civil society figures like public intellectual Hiren Gohain and former DJP Hari Krishna Deka.
Allegations क्या थे? Repeated speeches targeting Bengali origin Muslims. Expressions like Mia and Bangladeshi alleged derogatory usage. Third, social and economic boycott की calls. And fourth और सबसे controversial, infamous point blank video episode. Petition में quoted statement particularly chilling था, जो naturally public debate का भी center बन गया. In a rickshaw, if the fare is ₹5, give them ₹4. Only if they face troubles, they will leave Assam. ये political rhetoric है या constitutional problem? अब ये गुवाहाटी हाई कोर्ट इवेल्युएट करेगा। साथ ही ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि ऑलरेडी 43 सिटीजन्स ने गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को मेमोरेंडम सबमिट किया है, एलिजिंग डिह्यूमनाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड एग्जीक्यूटिव ओवररीच। आर्ग्यूमेंट ये था कि जब स्टेट का हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऐसे रिमार्क्स करता है तो वो सिर्फ स्पीच नहीं रहता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस क्रिएट करता है। बट व्यूअर्स, इस एंटायर एपिसोड का सबसे क्रिटिकल टेक अवे स्पीचेस या एफआईआर डिबेट नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल हायरार्की का ड्रामेटिक रीअफर्मेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियली एक कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन खींच दी है कि हाई कोर्ट्स को बाईपास करना डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी नहीं बन सकता। बेंच का कंसर्न रिपीटेडली सरफेस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को मीडिया विजिबिलिटी और पॉलिटिकल सिंबलिज्म के लिए फर्स्ट स्टॉप बना देना एक अनहेल्दी ट्रेंड है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का इकोसिस्टम तभी फंक्शन करता है जब हर लेवल का रिस्पेक्ट इंटैक्ट हो। इंटरेस्टिंगली, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स को टच नहीं किया, कोई फाइंडिंग्स नहीं दी, कोई ऑब्जर्वेशन ऑन स्पीचेस नहीं किया, बस एक प्रोसीजर को इंसिस्ट किया कि हाई कोर्ट फर्स्ट, और साथ ही एक सेफ्टी वॉल्व भी ओपन छोड़ा कि अगर हाई कोर्ट से डिजायर्ड रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल रहेगा। क्रिटिक्स की माने तो ये डिसमिसल नहीं बल्कि डेफरल है। अब स्पॉटलाइट कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है गुवाहाटी हाई कोर्ट पर। एफआईआर रजिस्ट्रेशन, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूशन, हेट स्पीच थ्रेशोल्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ इम्प्लीकेशंस सब वहीं लिटिगेट होगा, और शायद यही इस स्टोरी का सबसे फैसिनेटिंग डायमेंशन है। सबसे बड़ा सवाल शायद अब कोर्टरूम के बाहर खड़ा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने केस हाई कोर्ट के पास भेजकर ठीक किया? और उससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल सवाल ये है कि क्या गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव मैटर में पूरी तरह अनबायस्ड डिसीजन दे पाएगा? इसीलिए इस एपिसोड का रियल हेडलाइन सिर्फ चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्वा शर्मा कंट्रोवर्सी नहीं है। रियल हेडलाइन है कॉन्स्टिट्यूशनल रूट वर्सेस पब्लिक ट्रस्ट। क्या प्रोसीजर जस्टिस को डिले करेगा या प्रोसीजर ही जस्टिस को लेजिटिमेसी देगा? इंडियन डेमोक्रेसी का पैराडॉक्स भी शायद यही है, कभी कभी लॉ का सबसे टेक्निकल डिसीजन ही सबसे पॉलिटिकल डिबेट बन जाता है। और जब कोर्ट्स हायरार्की डिफेंड करते हैं तो वो सिर्फ जुरिसडिक्शन डिसाइड नहीं करते, वो इंस्टीट्यूशनल फेथ का गैम्बल भी लेते हैं। अब बॉल गुवाहाटी हाई कोर्ट के कोर्ट में है और पूरा देश क्वाइटली ऑब्जर्व करेगा, सिर्फ जजमेंट ही नहीं, जुडिशियल कॉन्फिडेंस भी। आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट क्या रहेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।